हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्ष अग्रवाल है। मैं एक मेडिको हूँ। मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हूँ। आप लोगों के लिए मैं यूपी आयुष का राउंड 2 का आपको बता देता हूँ कि अब आपको अपग्रेड कैसे करना है, फ्री एग्जिट कैसे करना है। उसके बाद राउंड 3 में किस हिसाब से आपकी कट ऑफ कॉलेज एक्सपेक्टेशन कैसे रहने वाली है, किस हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग अपनी रखनी है आगे। वीडियो को एंड तक देखना, और जितने व्यूज आ रहे हैं उस हिसाब से उतने लाइक नहीं कर रहे हैं। देखो, मैं तुम्हारे लिए सारी चीजें फ्री लेके आ रहा हूँ, तो कम से कम लाइक तो कर ही सकते हो यार। ठीक है, ये आपने यहाँ से ये पोर्शन ओपन कर लिया है। ये यूपी आयुष के पोर्टल पे जाके यूजी काउंसलिंग यहाँ से क्लिक करके, मैं प्रॉपर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे ढंग से समझ नहीं पाते। देखो पूरा यहाँ पे चल रहा है, टाइम दिखा रखा है। देखो यहाँ पे 1 दिन 3 घंटे बचे हुए हैं बच्चों को जो पहुंचना है। तो इसके अंदर क्या है, कैंडिडेट्स 2 तरह से, न्यू और अपग्रेड। एक तो वो है जिनको न्यू मतलब कॉलेज अलॉट हुआ है सेकंड राउंड में, जिनको अभी तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, सेकंड राउंड में अलॉट हो चुका है। दूसरा, आपको सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए करना है कि आपको सेकंड राउंड में आपने फर्स्ट राउंड में अपग्रेड कॉलेज मिल गया था, अपग्रेड कर दिया, सेकंड राउंड में आपको मिल चुका है कॉलेज जो आप चाह रहे थे, या फिर उसके जैसे ही मतलब आपको जो कॉलेज था वो मिल गया। इसी का जो आपकी रैंक है 33,000 से लेकर 4.5 लाख रैंक के बीच में बच्चों को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए 26 अक्टूबर से मतलब कि जाके 26 अक्टूबर तक अपना वो सारी चीजें कंप्लीट करवा लेंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन जो आपकी लखनऊ गोमती नगर एनएचएमसी में होंगी, नेशनल होम्योपैथी रिसर्च सेंटर। ठीक है, इसके देखो अब आप बहुत सी चीजें ऐसी हैं। देखो, फ्री एग्जिट भी आप कर सकते हो। फ्री एग्जिट के लिए आपको ये है कि आप जैसे राउंड 2 में हो, फ्री एग्जिट के लिए ये बहुत सारे क्वेश्चन सभी बच्चों के हैं इस टाइम पर कि कॉल मतलब कि कमेंट में भी, कॉल्स में भी सबके यही थे कि फ्री एग्जिट अगर हमको करना है तो वो कैसे करना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारा खराब तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि बच्चे गवर्नमेंट वाले भी हैं और प्राइवेट वाले भी हैं। उनके लिए सीन ये है, देखो कि आपका अगर फ्री एग्जिट आपको अगर करना है तो आप वेरिफिकेशन मत करवाना, जो आपका नोडल सेंटर है उस पर वेरिफिकेशन मत करवाना। दूसरा, आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड मत करना। जब आप नहीं करोगे तो अपने आप ही थर्ड राउंड में आप एलिजिबल हो जाओगे चॉइस फिलिंग के। ना आपको वहां पे सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है, ना कुछ देना है। अगर आप नोडल सेंटर पर जाकर अपना वेरिफिकेशन करवा देते हो, फिजिकल वेरिफिकेशन करवा देते हो और फिर जाके कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, अलॉटेड वहां पे लिखा आ जाएगा, फिजिकली वेरीफाइड आ जाएगा, उसके बाद अलॉटेड आ जाएगा लिखा हुआ। अगर आपने 2 स्टेप कंप्लीट कर, सिक्योरिटी डिपॉजिट वहां पे आपका लॉक हो जाएगा, आपको दोबारा से फिर देना पड़ेगा। अगर आप आगे चलते हो तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका वहां पे नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद इतनी ये 33,000 से लेकर 4.5 लाख रैंक के बच्चे, आप उनको सभी को उसमें जाके पहुंचना है। मैं देखो सारी चीजें ना जितनी मैं बता रहा हूँ उतनी मैं आपको भी नोटिस में, शेड्यूल में, जो ऑफिशियल यूपी आयुष की वेबसाइट पर है वो सब कुछ पढ़ के भी दिखा के भी बता दूंगा। मैंने आपको इन शॉर्ट समझा दिया कैसे कैसे आपको करना है। ठीक है, दूसरा ये देखो मैंने यहाँ पे ये खोल दिया है, ये इस तरह से ये खोल दिया मैंने यहाँ पे। ये देखो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में कैसे कैसे आपका रहने वाला है। एक सेकंड, रेड वाला पोर्शन ये रहा। 26 तारीख, 27 तारीख एंड 28 तारीख लास्ट इसकी डेट ये रहने वाली है, जिसमें आपको 26 तारीख से लेकर 9 से 5 सुबह 9 बजे से खुलेगा सेंटर एनएचएमसी और 5 बजे तक आपका एंड रहने वाला है। उसके बाद खत्म हो जाएगा। 33,000 से लेकर 4.5 लाख बच्चों को उसमें पहुंचना है। जो अगर बाई चांस किसी तरीके से 26 तारीख को नहीं रह पाता है, वैसे आप 26 को ही पहुंचो, इतने केयरलेस मत बनो। 26 तारीख को आप लोग पहुंच जाना। फिर भी बाई चांस कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मान लो किसी की ट्रेन छूट गई या सच में उसके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है, तो वो 27 तारीख तक देखो जा सकता है, कोई उसमें इश्यू नहीं है। बट फिर भी टीचर्स थोड़े से स्ट्रिक्ट रहते हैं तो वो अलाउ नहीं करते हैं। मगर आप लोग, अगर आपके साथ जेन्युइनली कुछ प्रॉब्लम हुई है, मेडिकल प्रॉब्लम या कुछ भी XYZ प्रॉब्लम हुई है, तो आप 27 तारीख को भी वेरीफाई करवा सकते हो जाएगा। ठीक है, ये भी बच्चों के डाउट्स थे जो पूछ रहे थे, जो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ये 9 बजे से लेकर ये भी 5 तारीख तक रहेगा। इसमें 4.5 लाख रैंक से लेकर 10.5 लाख रैंक तक बच्चे हैं जिनको पहुंचना है 27 तारीख को। 28 तारीख को वो, और इसके अंदर देखो लिखा भी है, जो 27 तारीख को जाएंगे 4.5 लाख रैंक से लेकर 10.5 लाख तथा उपरोक्त रैंक के शेष सभी बचे हुए बच्चे जो छूटे हुए हैं। जैसे मान लो कोई बच्चा रह गया, नहीं आया या कुछ भी है, या फिर जल्दी वहां पे भीड़ लगी रहती है, बहुत लाइन लगी रहती है, अपने डिजी लॉकर वगैरह वेरीफाई करवा के जाना। फिर से मैं ये बात बोल रहा हूँ और ऑलरेडी मैं बहुत बार बोल चुका था, डिजी लॉकर पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेना। काफी अगर आप लोग कर लोगे ना, आपका वेरिफिकेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। जल्दी से आप अपने कॉलेज में अलॉटेड कॉलेज पर भी आप जल्दी पहुंच पाओगे। तो इस चीज का ध्यान रखना जितने भी स्टूडेंट्स हैं कि अपने जो डिजी लॉकर पर, अपनी जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, सब पर अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई कर लेना। डिजी लॉकर पर अपने डॉक्यूमेंट्स लगा देना। हमारे टाइम पर, मतलब हमारे टाइम तक भी डिजी लॉकर था, तो उसमें हमने फटाफट से फिंगरप्रिंट लगा के हमारे डिजी लॉकर से वेरीफाई हो गए थे, तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा था। वरना भीड़ इतनी लगी हुई थी, काफी बच्चे ऐसे थे जो पैनिक कर गए थे। गोमती नगर से आगे चलते ही
आपके जो एनएचएमसी से बाहर निकलोगे, जहां पे गोल चौराया है, वहां पर ही आपको साइबर कैफे है, पीयूष साइबर कैफे। तो उस साइबर कैफे से आपको मतलब कि फोटोकॉपी वगैरह कुछ रह जाती है तो वहां पे करवा भी सकते हो, क्योंकि वहां पे फोटोकॉपी आपकी लगेंगी, 3-3, 4-4, 5-5 फोटोकॉपी आपकी लगेंगी। बाई चांस रह जाती तो पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है। वहां से निकलने के बाद पीयूष साइबर कैफे है, तो वहां पे जाके आप अपना साइबर कैफे से अपना फोटोकॉपी वगैरह भी करवा सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है। बट मैं फिर से ये बात बोलूंगा, कॉलेज हो या एनएचएमसी का नोडल सेंटर हो, डिजी लॉकर पर हम डॉक्यूमेंट्स लगा लेना, जाओगे फिंगरप्रिंट लगाना, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, इतना ईजी हो जाएगा। वरना वो लोग 10th की मार्कशीट, रोल नंबर डालेंगे, सब कुछ डालेंगे, वेबसाइट पर चेक करेंगे, वहां आपका टाइम जाएगा। फिर 12th की मार्कशीट ऐसे खोलेंगे, फिर उसके बाद आपका वो जो आपका अलॉटमेंट लेटर है वो सब कुछ खोलेंगे। इससे बढ़िया डिजी लॉकर पे लगा लेना, जल्दी से वेरीफाई होगा, जल्दी से आगे बढ़ोगे, जल्दी से तुम्हारा टाइम वेस्ट कम होगा। वरना पेरेंट्स दिन भर परेशान होते हैं आपके चलते, पेरेंट्स परेशान होते हैं, भूखे प्यासे वहां पे रहते हैं, बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत चीजें खराब होती है। ठीक है, पूरा दिन नहीं गंवाना है आपको। देखो दूसरा, देखो ये तीनों पॉइंट मैंने यहाँ पे समझा दिए। उसके बाद देखो ये 28 तारीख तक आपको 10.5 लाख से लेकर 13,19,203 रैंक तक जो भी बच्चे हैं उनको वहां पे पहुंचना है। उसके बाद आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है छूटे हुए अभ्यर्थी, जो भी छूटे हुए अभ्यर्थी हैं वो भी जाके वहां पे पहुंच सकते हैं। तो लास्ट तक जा सकते हो, जब आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ लेट हो गई हो जाने में, कुछ भी है तो वहां पे आप पहुंच सकते हो। देखो प्रथम चक्र की काउंसलिंग में प्रक्रिया में ध्यान से पढ़ना, मैं अभी समझाऊंगा कि भौतिक सत्यापन मतलब जो पहले आपने वेरिफिकेशन करवाया था, उसके बाद आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ था, अगर आप अपग्रेडेशन में आपको ये कॉलेज मिला है तो आपको क्या करना है, पहले अपने जो कॉलेज है उसमें जाना है, क्योंकि आपने वहां पे अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर दिया था। अपग्रेडेशन के बाद आपने देखो महाविद्यालय आवंटित महाविद्यालय में प्रवेशित में पुनर्आवंटन के पश्चात यदि कोई दूसरा आयुष कॉलेज मिला है तो वहां पे अभ्यर्थी को अपने वर्तमान कॉलेज से मूल अभिलेख या मूल अभिलेख संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित नोडल सेंटर राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय और चौराहा गोमती नगर लखनऊ से उपस्थित होना अनिवार्य है। पहले अपने कॉलेज जाना है, दोबारा से सुन लेना, जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है सेकंड राउंड में, उनको पहले अपने कॉलेज जाना है, वहां से एप्लीकेशन के अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है कि मुझे ये कॉलेज अलॉट हुआ है, ये आप देख सकते हैं, वहां जाके दिखाना और अपने कॉलेज नोडल सेंटर लेके उन डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना, वहां आपके वेरीफाई होंगे। फिर वहां से आपको न्यू कॉलेज में आपको जाना है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने वेरीफाई करवाने के बाद। ठीक है, फिर भौतिक सत्यापन के उपरांत अभ्यर्थी अपना वर्तमान अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकेंगे तथा दिनांक 30/10/2025 सायंकाल 5 बजे तक आवंटित कॉलेज में प्रवेश क्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। 30 तारीख तक, देख रहे हो 4-5 दिन, आप चाहे यूपी में कहीं भी रहते हो, ठीक है, आपका कॉलेज आपके अगर 800, 900, 1000 किलोमीटर भी है ना, आपको 30 तारीख से पहले पहुंचना ही पहुंचना है वहां पे सारी चीजें आपको क्लियर करनी है। अपने पहले कॉलेज जाके वहां से डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाने, डॉक्यूमेंट्स लेके आने के बाद नोडल सेंटर पर दोबारा से वेरीफाई करवाने के बाद उसके बाद आपको वो अलॉटमेंट लेटर आपको वहां लेके पहुंचना है। ठीक है, ये अभ्यर्थी की निम्नलिखित मूल रूप से स्वर्णपति एक छायापति सहित निर्धारित समय तिथि एवं सोम पर उपस्थित होना है। देखो आपको क्या क्या लेके जाना है, मैं वो वाली चीजें सारी आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। नीट यूजी 2025 का जो आपका एडमिट कार्ड था वो लेके पहुंचना है, हिंदी में बता दे रहा हूँ, प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड को कहते हैं। ये आपका स्कोर कार्ड जो था वो लेके पहुंचना है। हाई स्कूल समकक्ष परीक्षा, हाई स्कूल जो आपकी एडमिट कार्ड हाई स्कूल का अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मार्कशीट लेके पहुंचनी है हाई स्कूल की। उसके बाद हाई स्कूल समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, प्रमाण पत्र, जो आपका एडमिट कार्ड है, आपका जो स्कोर कार्ड है, ये सब लेके पहुंचना है। इंटरमीडिएट अथवा जो आपकी 12th की आपकी जो प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड, और आपका क्योंकि एडमिट कार्ड पर एडमिट स्टूडेंट आईडी भी लिखी होती है तो वो वहाँ पे काम आती है। स्टूडेंट आईडी काम आती है एडमिट कार्ड की, 12th की एडमिट कार्ड, 12th का एडमिट कार्ड, 10th का एडमिट कार्ड, क्लास का स्कूल का जो मिलता है ना, वो याद रखना, वो लेके जाना है आपको। बेशक फोटोकॉपी मिलता है, फोटोकॉपी लेके जाना काम आता है। वो जब वेरीफाई करते हैं 12th की मार्कशीट वहीं पे जाके वेरीफाई करते हैं। अगर आपका डिजी लॉकर पे नहीं हुआ तो वहां पे वेरीफाई करते हैं। आपका निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जो आपका जैसे यूपी आयुष के थ्रू हुआ है ना, तो वहां का जो आपका निवास प्रमाण पत्र, जो आप जहाँ यूपी का जो डोमिसाइल है, वो आपको लेके पहुंचना है। ये डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लेके वहां पे पहुंचने ही पहुंचने हैं। उसके बाद आपका देखो ये 10th पॉइंट में ये सी लिखी है राजकीय, मैंने पढ़ दिया, मैं बता देता हूँ आपको, दिव्यांग संबंधी एनसीसी सर्टिफिकेट। ये देखो आपका यहाँ पे प्रमाण पत्र, मतलब कोई भी है, राजकीय क्षेत्र के आयुष कॉलेजों में आरक्षण हेतु समक्ष प्राधिकारी निर्धारित प्रारूप पर आरक्षण यदि लागू हो के दावे में संबंधित अभिलेख प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एनसीएल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एनसीआर एनसीसी संग्राम एनसीसी सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक के आश्रित दिव्यांग संबंधी प्रमाण पत्र एनसीसी सर्टिफिकेट अभ्यर्थी जिस आरक्षित श्रेणी का दावा करेंगे उससे संबंधित प्रमाण पत्र सत्यापित कराया जाएगा। मतलब जो भी आप अगर
अपनी जो आप शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट से हो, किसी भी कास्ट से हो या फिर ओबीसी से हो, आपका सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है वहां पर। उसके बाद आप एनसीसी का दावा करते हो या फिर दिव्यांग पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है, जो वहां पर ऑनलाइन वेरीफाई भी होगा, फिजिकली वेरीफाई भी होगा। तो ये इस पॉइंट में यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद उन्हें अन्य प्रदेशों से जारी आरक्षण संबंधित प्रमाणी पर आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। किसी और स्टेट का आपको वहां पर नहीं होगा, क्योंकि आप यूपी स्टेट की काउंसलिंग में आए हो। स्टेट कोटे की सीट हेतु भारत सरकार के संयोजन हेतु निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आपके स्टेट में आपकी चीजें चलेंगी ये सारी, ठीक है। ये देखो, ये बेसिक चीजें लिखी हैं जो आपके क्वेश्चन थे, मैं उससे रिलेटेड ये बता दे रहा हूँ। दूसरा इसमें देखो ये पॉइंट ये लिखा है, जो आपकी 15% आपकी ऑल इंडिया की सीट्स हैं, जो आपके 2025 के न्यूनतम पर परसेंटाइल अंकों में छूट नमूने संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र आपको मतलब कि लेके पहुंचना, भाई स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, ठीक है। और कुछ भी डाउट्स होंगे आप मुझसे पूछना। बेसिक चीजें मैंने जिससे रिलेटेड मेन क्वेश्चन आ रहे थे वो मैंने सारी चीजें मैं आपकी डिस्कस कर दी है। दूसरा आपका पिछड़ा वर्ग का या ओबीसी वगैरह, ईडब्ल्यूएस वगैरह, अब तो कोई ऐसा बच्चा है नहीं, बट फिर भी 10% स्टूडेंट्स अभी भी हैं जिनकी ये चीज रह गई है। 1/4/2025 के बाद का आपको बनवाना है, जो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा, ओबीसी का होगा, एससी एसटी जो भी, मतलब एससी ओबीसी का जो होगा, ईडब्ल्यूएस का जो होगा, जो वो आपका 1/4/2025 के बाद का बनेगा। एससी एसटी का तो नहीं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जी ये सब आप बेसिक चीजें आप देख लेना, छोटी छोटी चीजें, फोटो होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं सारी चीजें आप बेसिक चीजें बताऊंगा। बाकी आप क्वेश्चन करना, मुझे बताना। पहचान पत्र, आपका पहचान पत्र आईडी, जिन अभ्यर्थियों का पंजीकरण के समय किन्हीं कारणों से आधार प्रमाणीकरण नहीं हो सका है, ऐसे अभ्यर्थी भौतिक सत्यापन के समय आधार कार्ड के साथ उपस्थित होंगे। जिनका पहले भी अपना सत्यापन नहीं हुआ था, वो इस बार कम से कम अपना लेके पहुंचेंगे आधार कार्ड। आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या कुछ भी चीज है, ड्राइविंग लाइसेंस है, कुछ भी है, काफी है जो बच्चे जिनका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सब चीज होती है, जो वहां पर वो भी काम आता है। बाकी डिजी लॉकर पर सारे डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी आप लेके जाते हो, 10th 12th की मार्कशीट, सब चीज अपनी उस पर सत्यापित मतलब वेरीफाई कर देना, ठीक है। काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन पंजीकरण तथा शुल्क भुगतानों के स्पष्ट प्रिंट आउट, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करा था, या आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट जो करा था 20,000 रुपए का, 50,000 रुपए का, प्राइवेट के लिए 50,000 रुपए करा था, जो भी आपने करा था उसका प्रिंट आउट लेके आपको जाना है। 2 प्रिंट आउट कम से कम निकलवा लेना, वो प्रिंट आउट आपका होना चाहिए। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर का आपका प्रिंट आउट होना चाहिए। जो आपका रजिस्ट्रेशन के 2,000 रुपए लगे थे, काउंसलिंग फीस लगी थी 2,000 रुपए की, वो आपका अलॉटमेंट होना जरूरी है, वो भी आप प्रिंट आउट रखवाना अपने। देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, वो ऑनलाइन पंजीकरण तथा शुल्क भुगतानों के स्पष्ट प्रिंट आउट आपको ले जाने अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद आपके देखो पूरी आपकी पता चल गई। राउंड 3 में आपने देख लिया, मुझे अब राउंड 2 के बाद पहुंच समझ में आ गया कि मुझे राउंड 1 में अब यहाँ से मेरे को निकल गया। राउंड 3 में अब मेरे को देखना है कि कैसे कैसे अपनी चीजें करनी है। राउंड 2 ने आपने समझ ली, राउंड 2 में आपने समझ लिया कि मुझे अपग्रेड हुआ है, कॉलेज आपने निकल लिया। फ्री एग्जिट आप करते हो, अगर आप यहाँ पे फ्री एग्जिट अपनी चाहते हो, मैं अभी भी ये बच्चे से कहता हूँ, अगर आप अपनी फ्री एग्जिट यहाँ पे चाहते हो, आपका कॉलेज अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका फंसे ना, नोडल सेंटर पर आपको वहां पर नहीं जाना है। दूसरे आपको जो कॉलेज है वहां पे नहीं पहुंचना है। दूसरा 3rd राउंड में आपको देखना है, वेट करना है, तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट 3rd राउंड में वहां पर काम आ जाएगा, ठीक है। ये साफ साफ ये भी इसके अंदर लिखा हुआ है, बोलो तो कि बोलोगे तो मैं आपको वो नोटिस अभी दिखा दूंगा इसके अंदर। ये मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। वो ये वाली जो पीडीएफ है वो मैं अपनी टेलीग्राम पर डाल दूंगा, बता देना, जिसमें आपको मैं सेकंड राउंड 3rd राउंड समझ में आ जाएगा कैसे आपको, अगर 3rd राउंड में भी कैसे कैसे काउंसलिंग प्रोसेस रहने वाला, वरना उसके ऊपर कोई वीडियो बना दूँ। कोई ऐसी बेसिक चीज नहीं है, कुछ भी डाउट होगी मैंने इसमें सारी चीज क्लियर कर ली है। कैसे आपको फ्री एग्जिट होगा, कैसे आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका फंसेगा नहीं, कैसे आपकी जो आगे चीजें हैं वो रहने वाली, कैसे कैसे आपको सीट पे पहुंचनी है। कट ऑफ आपकी अभी भी मतलब की रैंक इतनी मतलब हाई आ रही है, कह नहीं सकते हर बार ऐसा होता। फर्स्ट राउंड में कट ऑफ हाई गई, सेकंड राउंड में थोड़ी लो जाती है, लेकिन सेकंड राउंड में भी और ज्यादा गई है, सेकंड राउंड में भी उसके आसपास ही गई है। तो इस बार गवर्नमेंट में काफी ज्यादा चेंजेस आए। नीट 2025 भी अनएक्सपेक्टेड हो गया है, तो काउंसलिंग भी बहुत अनएक्सपेक्टेड हुई है इस बार, कुछ कह ही नहीं सकते हैं, ठीक है, किस हिसाब से चलने वाली चीजें। बाकी फिर भी आप अपने कॉलेज के लिए अपग्रेडेशन के लिए कुछ भी आप अपनी हेल्प चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में अपनी नंबर, मोबाइल नंबर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, कुछ हो तो बताना।